नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 3 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज पॉलिटी का टर्म है और पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसके लगभग हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो बचेंगे उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं और फिर 10 प्रश्न लास्ट में हम करंट अफेयर के देखेंगे जो आजकल की घटनाओं पर आधारित है। पहला प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अपना उत्तर आप बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3) में यह कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई अपराध आपने किया है, तो आप तो उस समय अपराध करते समय तो वहां थे, आपने देखा है, आपने जाना है, लेकिन आपको उसमें गवाही नहीं बनाया जा सकता या विवश नहीं किया जा सकता कि आप उसको निश्चित तौर पर बताइए या गवाह बनिए उसके विरुद्ध। तो ये स्वयं के विरुद्ध आप गवाही बनने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? यानी कौन कौन से इसमें शामिल हैं ये आप जान लीजिए। बौद्ध हैं, जैन हैं और सिख हैं। इसमें जो पारसी हैं, पारसी सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द है उसमें बौद्ध, जैन और सिख है, लेकिन पारसी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? अपना उत्तर आप टिक करिए, इसमें बताइए और फिर मेरे उत्तर से मिलान करिए। कई लोगों को ये आसान लगेगा सवाल, कई लोगों को कठिन लगेगा। तो आपका जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, ये आपका किसी भी स्थिति में आपातकाल में भी समाप्त नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो इसमें दिए हुए हैं ये सब आप पढ़िए, इसको स्क्रीन पे आपके सामने है। तो ये सब जो है ये समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा। मौलिक अधिकार में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सबको प्राप्त है? तो इसमें विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसमें सबको प्राप्त का मतलब है कि देशी और विदेशी दोनों नागरिकों को। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप अपना उत्तर टिक करिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में जो विधि के समान संरक्षण का अधिकार है ये भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। बाकी जो तीनों दिए हुए हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये भेदभाव, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं शामिल है? तो समानता का अधिकार शामिल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है, धर्म की स्वतंत्रता भी शामिल है, लेकिन विरोध का अधिकार नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप अपना उत्तर मिलान करिए, ये सही है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया, तो अब 6 संख्या बची है। इसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण पहले समानता फिर स्वतंत्रता फिर शोषण के विरुद्ध ये 23-24, फिर धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक, फिर शिक्षा एवं संस्कृति ये 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में ये जिक्र किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से ये 6 मूल अधिकार वर्तमान समय में है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है, ये एक वैधानिक या विधिक अधिकार है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चाहे इसको आप वैधानिक अधिकार कहिए चाहे विधिक अधिकार कहिए। अब इसको भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में स्थान दे दिया गया है और मूल अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। अब एक लीगल राइट है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में इस वाद से जो रिलेटेड व्यक्ति हैं उनके अभी निधन हुआ है और उनका नाम था केशवानंद भारती। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जब बात आती है तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबेस कार्पस को जारी करता है, जिसका अर्थ क्या होता है? सशरीर व्यक्ति को प्रस्तुत करना, है ना। मतलब इसका ये होता है कि सशरीर उपस्थिति की जाए और जब ये उपस्थित होता है तो देखा जाता है कि अगर उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, रखा गया है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था?
तो अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जिक्र किया गया है। तो बी आर अम्बेडकर कहते थे कि अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जिसके बिना संविधान अधूरा हो जाएगा, तो वो कहते थे कि अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान की आत्मा है, और इसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज की संस्तुति इसमें की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, इसी कारण से यह प्रश्न यहाँ रखा गया है। ये गलत है, क्योंकि जो मूल अधिकारों का संरक्षक है राष्ट्रपति नहीं, ये न्यायपालिका है। जो तीन प्रमुख अंग हैं हमारे यहाँ जनतंत्र का के हमारा जो लोकतंत्र है उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरा क्या है, न्यायपालिका। तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग उसे माना गया है? यानी कि कृपाल जो 5 ककार होते हैं उनमें कृपाल भी आता है, सिख धारण कर सकते हैं इसके तहत। तो ये अनुच्छेद 25 है। 25 का जिक्र अभी हुआ था ना धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो रख सकते हैं, अपना कृपाल धारण कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? तो चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये सब अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं। यानी कि जो मृत्युदंड है, मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। और जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ये मामला था। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किसका संबंध किससे है। तो सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चला, 5 सदस्यीय पीठ थी। उसने कहा कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार करते हुए उसने कहा कि ये इसके अनुच्छेद 21 के दायरे में मृत्युदंड जो है वो नहीं आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं विदेश यात्रा करेंगे, सशरीर जाएंगे। तो ये कौन से संविधान का अनुच्छेद है जिसमें ये आपको अधिकार मिलता है? अपना उत्तर बताइए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में एक मेनका गांधी बनाम भारत राज संघ और एक सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर ये केस हुआ था। उसमें अनुच्छेद 21 में जो दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इसके आधार पर ही भ्रमण करने या विदेश जाने का, भ्रमण कहीं भी जाने का अधिकार जो है वो शामिल होता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आवाज़ी की व्यवस्था नहीं करता कि प्रेस की आज़ादी है आपको, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है किसमें? प्रेस की आज़ादी वैसे नहीं है, लेकिन आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 19 तो सब में दिया है, एक भी दिया है इसमें, जो अनुच्छेद 19 ए फिर दिया है ना, एक ए या आ, चाहे इधर की बात करें तो ए या आ, दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो इसी में वैसे अलग से तो नहीं है, लेकिन इसी में व्यवस्था है, आज़ादी जो है अंतर्निहित है इसमें, प्रेस की आज़ादी। अनुच्छेद 19 एक आ याद रखिएगा। मद्रास राज्य बनाम दो रायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो ये जो अधिकार था दोहराए राजन वाला, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये उत्तर दीजिए आप अपना, क्या है इसका उत्तर? 1951 का ये केस था, इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 15(4) इसमें जोड़ा गया था, और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध इसमें किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है जिसमें बच्चों के शोषण ना हो, ऐसी बात होती है? तो अनुच्छेद 24 जो है इसमें 14 वर्ष से कम, तो ये ध्यान रखिएगा 24 और 14 दोनों में 4 आ रहा है ना। कारखाने, खनन या किसी ऐसे कार्य में नहीं लगाया जा सकता जो संकट वाली स्थितियों में काम जो होते हैं, वहां पर बच्चों का नियोजन नहीं किया जा सकता। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो मैंने आपसे बताया था ना कि पहले स्वतंत्रता, पहले समानता की बात है, फिर स्वतंत्रता की, है ना। तो अनुच्छेद जो 19 है, 19 से 22 तक, ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेद है जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो गई है, जो कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 का में अगर बात की जाए तो शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा।
19 से 22 तक ये स्वतंत्रता की बात ही हुई है, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो अनुच्छेद 13 का जो संबंध है, और ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये फंडामेंटल राइट के बारे में कर रहे हैं, तो मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने की बात इसके अंतर्गत की गई है। और संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते, इसमें कहा गया है, जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। तो ये आपको ख्याल में रखना है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार के बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, उत्तर इसका दीजिए। शुरू में ही हमने बताया था कि अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करिए और 35 तक आइए। तो इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही बात की गई है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं या अवाद योग्य हैं? डिबेट इस पे कुछ हो सकते हैं, एक्शन लिया जा सकता है, बताइए। तो मौलिक अधिकार तो वाद योग्य हैं, लेकिन डीपीएसपी अगर आपसे पूछा जाए तो वो नॉन एक्शनेबल है, उसमें वाद योग नहीं है। डीपीएसपी ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी की जब चर्चा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखते हैं। स्टार डस्ट 1.0 क्या है? अपना उत्तर आप टिक करिए। स्टार डस्ट 1.0 क्या है? स्टार डस्ट 1.0 एक जैव ईंधन चालित पहला रॉकेट है, अमेरिका में बनाया गया है। अमेरिका में एक स्थान पड़ता है मेन, तो मेन जो स्थान है यहाँ पे लोरिंग कॉमर्स सेंटर में स्टारडस्ट 1.0 को प्रक्षेपित किया गया, 31 जनवरी की ये बात है। और ये जैव ईंधन चालित पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान बन चुका है। जाहिर सी बात है, पर्यावरण के लिए ये हानिकारक है, और बनाया गया है तो कुछ ना कुछ पेलोड लेके तो ये जाएगा ही, तो ये सब तो होगा ही। बाकी ये जैव ईंधन चालित पहला रॉकेट है। हाल ही में किस देश में सैन्य तख्ता पलट करके आपात की घोषणा कर दी गई? बड़ा ये दिलचस्प वाकया है। ऐसा ये देश है जहाँ पर 2008 में संविधान वहाँ की सेना ने बनाया था, और सेना ने ही उसमें एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद शायद 470 है, अभी आगे मैं आपको बता रहा हूँ। म्यांमार की बात ये हो रही है। अनुच्छेद 417 में ये उसने जिक्र कर दिया था कि जब भी वहाँ पे आपातकाल की स्थिति आएगी तो सेना वहाँ का जो शासन है वो संभाल सकती है। तो वही उसमें 2008 में जब सेना ने ही बनाया था, तो उसने कहा कि अभी नवंबर 2020 में जो चुनाव हुए हैं, तो उन चुनावों में मतदाता सूचियों में लाखों अनियमितताएं की गई हैं, और इसी कारण से 476 सीटों में से 396 सीटें सुकी की पार्टी ने जीती हैं। तो इसी कारण से चुनाव वहाँ का ये सही नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर तख्ता पलट करके अपना शासन करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग वहाँ का कह रहा है ऐसा नहीं हुआ है। चुनाव आयोग क्यों कहेगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने ही चुनाव कराया है। तो ऐसी स्थितियां वहां आ गई हैं, और स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी की और अन्य नेताओं की स्थिति इस समय देखें तो वो हिरासत में पहुंच गए हैं, और म्यांमार की सेना ने देश पर नियंत्रण कर लिया है। भारत में ऐसी स्थिति हो जाए तब क्या हो? द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, आप सोच के देखिए कितनी खराब स्थिति हो जाएगी। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट ये पुस्तक है एक, ये के लेखक किसकी पुस्तक है, या इसके लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है दलाई लामा की। दलाई लामा ने अभी इसका जब विमोचन हुआ, तो दलाई लामा धर्म गुरु हैं, आप जानते हैं, तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। आध्यात्मिक नेता जो ये हैं दलाई लामा, इन्होंने अभी इसको जब लॉन्च किया, तो इन्होंने लॉन्च करते समय कहा कि जो 7 अरब मनुष्य हैं पूरी दुनिया में, तो कोविड-19 महामारी के बीच वो जीवित हैं, उनमें से मैं एक हूँ, और इसलिए मानवीय खुशी को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने कोविड-19 महामारी के अलावा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को भी महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। तो इन लोगों की कही गई बातें बहुत रामबाण प्रकार की होती हैं, आप कहीं भी एवेंस एंड राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। जब मैं कोई चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं होती है, और अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आईएएस प्रेप एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उस पर 1 से 3 बजे तक डेली लाइव क्लास चलाने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं उसमें लाइव रहूँगा 1 से 3 तक, और जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगा। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक बहुत कुछ डिस्कशन हो जाएगा, कई सौ घंटों की क्लास हो जाएगी। तो स्वागत है आपका सप्ताह में कम से कम 5 दिन 1 से 3 लाइव इस चैनल पर। 8 तारीख से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग डेली 30 देखते हैं वो कम से कम सारे लोग वहाँ पर आएँ, और उस कार्यक्रम को आप देखिए, कितना वो फायदेमंद होने वाला है वो तो आपको बाद में पता चलेगा। और बाद में तो मैं ये कहता हूँ कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा, लेकिन अगर आप डेली का डेली पढ़ना चाहते हैं, रियल में मेहनत करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है,
किस भारतीय अमेरिकी को अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, और बहुत दिनों से ये वहाँ पे काम कर रही थी, और इनका नाम है भव्या लाल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और भव्या लाल को कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 2005 से 20 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अनुसंधान स्टाफ के रूप में ये कार्य कर रही थी। अभी जो बाइडेन की सरकार जब से आई है तब से वहाँ नए जो पद जो थे उसमें नई नियुक्तियां की जा रही हैं, तो उसमें उन पदों को भरने के दौरान इनकी नियुक्ति की गई है। 1960 के दशक में ब्रिटिश रॉक बैंड कहाँ का था? ब्रिटेन का। और रॉक बैंड था, इसका नाम था द एनिमल। इसके एक गिटार वादक थे, इनका हाल में निधन हो गया। 1960 के दशक में इन्होंने धमाल मचाया था। इनका नाम क्या था? तो नरेंद्र चंचल तो होंगे नहीं, इनका भी निधन हुआ है, लेकिन ये उसके सदस्य नहीं थे। इनका नाम था हिल्टन वैलेंटाइन। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, 14 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, या अंतर मैं तो कहता हूँ फिर पूरे मतलब एक प्लेनेट लेवल का एक ऐसा त्योहार है जिसमें केवल प्रेम होता है और कुछ नहीं होता है। बाकी शिवसेना वाले लोग बवाल न मचाएं, तो केवल प्रेम होता है, और ये प्रेम बढ़ता है उन सभी लोगों में जो पार्कों में बैठे होते हैं और इजहार करते हैं अपनी मोहब्बत का। आप लोग भी उसके सदस्य हो सकते हैं। तो हिल्टन वैलेंटाइन का नाम वैलेंटाइन आ रहा था, इसीलिए मैंने कहा। तो उनका भी डेथ हुआ है 29 जनवरी को इनकी डेथ हुई। 77 वर्ष के थे। और ये उस बैंड, पूछा जा सकता है बैंड का नाम भी, ये कहाँ का है, और ये उसके मेंबर थे, गिटार वादक थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में प्रतिवर्ष कुष्ठ रोग के नए मामलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये अपना देश भारत ही है, और भारत के बाद में ब्राजील, और ब्राजील के बाद में तीसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। भारत में जो कुष्ठ रोगियों की संख्या है वो प्रतिवर्ष सबसे अधिक बढ़ रही है। ये चिंता की बात है, चिंता का विषय है। और डब्ल्यूएचओ ने ये बात कही है, प्रतिवर्ष दुनिया में कुष्ठ रोग के नए मामलों की संख्या सबसे ज्यादा इंडिया में आती है। अगला प्रश्न है, आदि महोत्सव किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? उत्तर दीजिए। पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आदि महोत्सव जो है, ये बार बार हम बात करते हैं ट्राइफेड की, है ना, और ट्राइफेड के साथ मिलकर जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है उसने आदि महोत्सव का आयोजन किया है। और अभी एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने दिल्ली हाट में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन किया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। और जो ट्राइफेड है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, ये जनजातीय मामले के मंत्रालय के साथ मिलकर ये कर रहा है। यहाँ पर पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। और ये जो आयोजन है 2017 से हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, 17, 18, 19, 20 और 21 में ये पांचवा हो रहा है, पांचवी बार। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? उत्तर दीजिए। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख, कोई आइडिया है इनके बारे में? तो ये है कौन? मनोज मुकुंद नरवणे तो है नहीं, ये क्या है जरा बताइएगा कमेंट करके। सीपी मोहंती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, सीपी मोहंती। संडे का जो टेस्ट हुआ था उसका भी टॉपर लिस्ट मैंने घोषित नहीं किया, अभी मैं बता दे रहा हूँ। और रिवाइज करते रहा करिए, जो इसको आप नोट करते हैं तो उसको रिवाइज करिए। पीडीएफ वीडियो के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, हाथ पांव चलाइए, अपने दिमाग से ज्यादा अपने हाथ पर भरोसा रखिए। जो चीजें आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, वो याद रहेगी। पीडीएफ तो सब कूड़ेदान में जाते हैं, पता है ना। तो ये सीपी मोहंती हैं, सीपी मोहंती लेफ्टिनेंट जनरल ने थल सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो हर घर पानी हर घर सफाई, ये पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया है, और इसमें लक्ष्य रखा है उन्होंने 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति करने का। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अरविंदर सिंह, उन्होंने ये मिशन लॉन्च किया। और इस मौके पर उन्होंने मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम भी लॉन्च की है, जिससे ये सब काम वो कर सके। अगला जो प्रश्न है अंतिम है, टॉप 25 अभियान का संबंध किससे है? टॉप 25, तो टॉप 25 वैसे तो लग रहा है कोई टॉपर की लिस्ट है, जैसे टॉप 10 डेली 30 में होते हैं, लेकिन यहाँ भी ये टॉपर ही हैं। थोड़ा निगेटिव अर्थ में है, मुंबई पुलिस का ये अभियान है। और इसमें हर थाने को 95 थाने को उन्होंने कहा है कि अपने यहाँ के क्षेत्र के जो 25 आपराधिक तत्व हैं उनकी सूची बनाइए, और इसके बाद उन लोगों से अच्छे व्यवहार संबंधी एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराइए, जिससे कि वो गंदे काम ना करें, जिससे शहर में जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं वो शांत रहें। चलिए देख लेते हैं ये टॉपर की सूची। बाकी आपको कोई भी कोर्स, हाँ, आरओ और पीसीएस के लिए हम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम अलोंग विथ नोट्स इस बार लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी कि नोट्स देके पहले आप से उसको कहेंगे कि पढ़िए, फिर पढ़ के आप जब तैयार करेंगे तो आपसे प्रश्न पूछेंगे।
तो अच्छे से तैयारी इसमें हो जाएगी, फिर फुल टेस्ट मतलब लगभग 35-40 टेस्ट ये सब हो जाएंगे और मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो ये लॉन्च होने जा रहा है, इसमें अगर आप रुचि रखते हैं तो, या आप हाँ 1 से 3 वाला वो मत छोड़िएगा, IAS प्रेप एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल पर जो लाइव क्लासेस होंगी। चलिए टॉपर की लिस्ट देखते हैं किसने टॉप किया। तो टॉपर्स में इस बार देखिए प्रियंका चतुर्वेदी और ब्रजेश बाजपेयी। ब्रजेश बाजपेयी, प्रियंका चतुर्वेदी दोनों की रैंक फर्स्ट है 95 मार्क्स के साथ। वंदना की रैंक इस बार सेकंड है 91 मार्क्स के साथ। रानी शुक्ला की थर्ड है, नेहा द्विवेदी की फोर्थ है, गौरव जैन की फिफ्थ है। और ये मेरी आईडी से किसी ने दिया होगा, अच्छा टेस्ट किया है 84, ये सिक्स्थ है। और छोड़िए इसको मेरी, तो क्योंकि कई लोग यूज करते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किसने किया है। और अरविंद कुमार तिवारी की ये सिक्स्थ है 81 मार्क्स के साथ। रंजीत कुमार यादव और पुष्पेंद्र सिसोदिया की सेवन्थ है। अभय की एर्थ है। श्रीकांत मिश्रा, पारसनाथ मिश्रा, करिश्मा, कंचन त्रिपाठी, इन तक ये क्या है नाइन्थ है। गौतम कुमार की 10th है और रुकैया खान की 11th। इस तरीके से ये रैंक है। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे ये लिस्ट लंबी है, बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं, बहुत सारे लोग तो D30 नहीं देखते हैं, वो भी टेस्ट देते हैं। खैर जो भी देते हैं नहीं देते हैं, उनको मैं अंतर बता दूं कि जो टेस्ट देते रहेंगे उनकी तैयारी समझ लीजिए कि ओरिजिनल वाली हो रही है, वो अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए और आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना आता है, खाते जाइए और पता ही नहीं है पेट भरा कि नहीं। तो स्थितियां हैं, आप लोग पढ़ते रहिए खूब अच्छे से, और इसको जरा पसंद आए तो लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, लोगों तक पहुंचा दिया कीजिए, जितने ग्रुप है उसमें पहुंचा दिए, जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग लाइक कर दें, तो हम लोगों की भी थोड़ा हौसला अफजाई हो। थैंक यू वेरी मच।